2014 में जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ तब प्रॉमिस बिल्कुल सिंपल था, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनाना था। और आज 12 साल बाद रियलिटी कुछ अलग ही है। हम आज आईफोन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आईफोन के पार्ट्स चाइना से आते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग के सुपर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन हम असेंबली की इकोनॉमी बन के रह गए हैं। तो फिर असली सवाल ये है, क्या मेक इन इंडिया फेल हुआ? चलिए इससे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आज आप एज अ व्यूअर हेडलाइंस देखते हो तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल लगता है, लेकिन यही अगर आप नंबर्स को वेरीफाई करते हो तो मेक इन इंडिया फेलियर लगता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों स्टोरीज आधा सच बता रही है आपको। मेक इन इंडिया कोई प्रोडक्ट नहीं था, ये 11 साल चला हुआ एक एक्सपेरिमेंट है। मेरा ये मानना है कि मेक इन इंडिया टोटल फेलियर नहीं था, मगर एक मिस अपॉर्चुनिटी जरूर है। दुनिया चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग मूव करना चाहती थी और इंडिया के पास मौका था, लेकिन हम फैक्ट्री बनने के बजाय एक असेंबली प्लांट बन के रह गए हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। पहला, जो कि हमने एक्चुअली अचीव किया विदाउट एनी मसाला तड़का। दूसरा, मेरे हिसाब से मेक इन इंडिया में कहाँ कमी रह गई, जीडीपी, ट्रेड डेफिसिट, जॉब जनरेशन में। और तीसरा, ये एक्चुअली फेल कहाँ पे हुआ, जो कि आजकल ज्यादातर डिस्कशन में आता ही नहीं है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो चलिए आज की कन्वर्सेशन शुरू करते हैं वहां से जहाँ पे मेक इन इंडिया ने रियल कमाल किया। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रियल है। 2014 में हम अराउंड 25% के करीब फोन मैन्युफैक्चर इंडिया में करते थे, और आज के टाइम में 99% से ज्यादा। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है स्मार्टफोन का, सिर्फ हम अभी चाइना के पीछे हैं। एप्पल, जो कि पहले कभी इंडिया को इतना सीरियसली नहीं लेता था, आज टाटा और फॉक्सकॉन के थ्रू इंडिया में अपने फोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एप्पल ने इंडिया से FY25 में ऑलमोस्ट $12.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किए। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे देखें तो ऑलमोस्ट 42% का ग्रोथ है। सितंबर 2025 में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया अमेरिका के लिए स्मार्टफोन बनाने में, ऑलमोस्ट 240% की ग्रोथ थी। ओवरऑल इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, जो कि 2014 में 1500 करोड़ के करीब थे, वो आज के तारीख पे 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 77% का जंप है। और ये अचीवमेंट रियल है, इसको नोटिस करना चाहिए, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेक्टर की ग्रोथ है, और उस एक सेक्टर में बहुत बड़ा झूठ छुपा है, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब आता है वो पार्ट जिसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे 3 टारगेट थे मेक इन इंडिया को लेके, तीनों मिस हुए, और सिर्फ मिस नहीं, बैडली मिस हुए। पहला फेलियर, मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर। हमारा 2025 का टारगेट था 25% मैन्युफैक्चरिंग का टोटल जीडीपी में शेयर होना, बट रियलिटी कुछ और है। अगर हम वर्ल्ड बैंक डेटा को देखें तो सिर्फ अभी 2024 तक 12.5% तक पहुंचे हैं। ये 2014 से भी कम है। मतलब 11 साल की पॉलिसी, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल बैकिंग, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो श्रिंक हुआ है, ना कि बढ़ा है। इंडिया की जीडीपी ग्रो तो कर रही है, मगर सर्विसेज और कंजम्पशन के बलबूते पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोपोर्शनली पीछे छूट रहा है, और ये एक ऐसा नंबर है जिसको स्पिन करना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा फेलियर है जॉब्स। हमारा टारगेट, हमारा वादा 10 करोड़ जॉब्स का था, लेकिन अगर आप नंबर्स चेक करेंगे तो रफली 20 लाख के करीब नौकरियां मिली है लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 2017 की एम्प्लॉयमेंट में अराउंड 51 मिलियन का था। अगर यही आप 2023 का देखेंगे तो घट के ये 35 मिलियन पे आ चुका है, जिससे ये प्रूव होता है कि एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट गिरी है, ना कि बढ़ी है। हाँ, गवर्नमेंट के पास हो सकता है नंबर्स अलग हो या तो मेथोलॉजी अलग हो, बट ये बात फैक्ट है कि जो 10 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ये सिर्फ पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ है, जैसा हमने न्यूज में देखा है, क्योंकि 2017 से ही हम नोटिस कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। और अगर आप एक बात नोटिस करेंगे कि आज के टाइम पे इंडिया में जो भी फैक्ट्री लग रही है वो कैपिटल इंटेंसिव फैक्ट्री है, ना कि लेबर इंटेंसिव। अगर आप 2014 से कंपेयर करेंगे तो आजकल की मॉडर्न फैक्ट्रीज में सेम अमाउंट ऑफ मोबाइल बनाने के लिए आपको वर्कर्स कम लगते हैं। मतलब आज के टाइम पे अगर फैक्ट्रीज बढ़ भी रही है तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं। और हमारा तीसरा बड़ा फेलियर रहा है कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम ना होना। 2024-25 में इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $99.2 बिलियन का है, रिकॉर्ड हाई। और यही नंबर 2020-21 में $44 बिलियन था। मतलब 4 साल में ऑलमोस्ट 4x की ग्रोथ। मेक इन इंडिया का एक स्टेटेड गोल था, हमें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है, चाइना से आजादी लेनी है। रिजल्ट, हम अभी उल्टा चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इंडिया ने दुनिया को 2025 में अराउंड 38 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, बट अगर आप इसका उल्टा देखें तो इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किए
36 बिलियन के सिर्फ पार्ट्स, नॉट इवन असेंबल्ड प्रोडक्ट्स। इंडिया चाइना के ट्रेड में टोटल इंपोर्ट में से 80% आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, प्लास्टिक और मशीनरी के होते हैं। और अभी आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर्स आएंगे जो हमने चाइना से इंपोर्ट किए हैं। हम आईफोन एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उस आईफोन के कंपोनेंट्स चाइना से बनकर आ रहे हैं। और ये कोई आयरनी नहीं है, बल्कि एक बुनियादी प्रॉब्लम है। और अब हम उस पार्ट पे आते हैं जो बहुत सारे एनालिस्ट अपने वीडियोस में मिस कर देते हैं। मेक इन इंडिया एक्चुअली फेल क्यों हुआ? और इसके 4 रीजंस है, और चारों काफी अनकंफर्टेबल हूँ। पहला रीजन है, हम चाइना का शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, चाइना का काम नहीं करना चाहते थे। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में वो काम किया जो कोई नहीं करना चाहता है। दशकों तक उसने करोड़ों लोगों को टॉयज में, मशीनरी में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में लगाया, जहाँ पे लो वेजेस थे और लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा था। और उसी फाउंडेशन पे आज शenzhen का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा है। और इंडिया ने वही फेज को स्किप करना चाहा। हमें डायरेक्टली आईफोन चाहिए था, डायरेक्टली सेमीकंडक्टर चाहिए था, बट फाउंडेशन लगाना कोई नहीं चाहता था। और इसका रिजल्ट, ना तो कोई टेक्सटाइल रेवोल्यूशन आया, ना ही कोई सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन आ गया। हम बीच में अटके रह गए। इंडिया का ग्लोबल कपड़ा बाजार में 2017 में 4% शेयर था, जो कि 2024 में गिरकर 2.94 पे आ गया है। बांग्लादेश ने इंडिया को अपैरल इंडस्ट्री में 2010-11 में पीछे छोड़ दिया था, और वियतनाम ने कंफर्म 2020 में हमें पीछे छोड़ दिया था। ये 2 कंट्रीज की जीडीपी इंडिया की जीडीपी के एक फ्रैक्शन के बराबर है। फिर भी ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज हमें पीछे छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो करना था, और इंडियंस को वही काम छोटा लगता है। दूसरा मेन रीजन ये रहा है एमएसएमई को इग्नोर करना और एफडीआई के पीछे भागना। मेक इन इंडिया की रियल इकोनॉमी एमएसएमई में है, वो जीडीपी का बैकबोन बनते हैं। लेकिन पॉलिसी का फोकस था एप्पल लाओ, सैमसंग लाओ, बोइंग लाओ और हेडलाइंस को लेकर आओ। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसका सबसे बड़ा जोर एमएसएमईज पे पड़ा। रातों रात जो बिजनेस पैसे कैश के ऊपर डिपेंड करते थे वो शटडाउन हो गए। फिर आई जीएसटी की मार। जीएसटी बिना प्रिपरेशन के ऐसे लॉन्च किया गया था कि कोई भी छोटे मैन्युफैक्चरर टाइम पे कंप्लाई ही नहीं कर पाए और बिजनेसेस बंद होते लगे। जब एफडीआई के लिए रेड कारपेट बिछ रहा था तो एमएसएमईज रेगुलेशन में घिस रहे। तीसरा रीजन, हमने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को कभी एड्रेस ही नहीं किया, सिर्फ इंसेंटिव देते रह गए। मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में फैक्ट्री लगाने में जो प्रॉब्लम्स 2014 में थी वो आज भी है, जिसमें से सबसे बड़ी लैंड एक्विजिशन है। आज भी अगर आपको फैक्ट्री के लिए लैंड बाय करनी है तो 5-10 साल का लीगल प्रोसेस है। दूसरा है लॉजिस्टिक कॉस्ट। आज भी इंडिया में फैक्ट्रीज को एक शहर से दूसरे शहर माल पहुंचाने के लिए जो खर्चा आता है वो चाइना के मुकाबले 30 से 40% तक ज्यादा है। और फिर आते हैं रेगुलेशंस। आज भी इंडिया में अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो एक स्टडी के हिसाब से कोई भी स्टेट में आपको 50 से ज्यादा परमिट्स की जरूरत होती है। और फिर पीएलआई स्कीम्स आई। पीएलआई स्कीम्स ने मैन्युफैक्चरिंग को तो सब्सिडाइज कर दिया, लेकिन जो चीजें एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंसिव बनाती है हम उस पर फोकस करना भूल गए। और चौथा रीजन है ब्यूरोक्रेसी, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रीजन है। तो 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक इंडिया में बैठा है, एक चाइना में बैठा है, और दोनों मंडे को डिसाइड करते हैं फैक्ट्री लगाने के बारे में। चाइना का एंटरप्रेन्योर ट्यूसडे से ये काम करना चालू कर सकता है कि उसे मशीन कौन सी लगेगी, लेबर कहाँ से आएगा, फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप होगी। और इंडिया का एंटरप्रेन्योर तो अभी भी अप्रूवल्स के चक्कर में फंसा है। लैंड अप्रूवल, इलेक्ट्रिसिटी अप्रूवल, फायर अप्रूवल, फलाना ढिगाना अप्रूवल। और सिर्फ बात वहां पे खत्म नहीं होती, फिर आते हैं कंप्लायंसेस। हर स्टेप पे अपने को एक नया फॉर्म भरना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूल्स है, प्रॉब्लम ये है कि रूल्स इतने हैं कि फैक्ट्री ओनर फैक्ट्री के बारे में वरी करने से पहले रूल्स के पीछे पड़ जाता है। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी से नहीं आती, बल्कि सिंप्लिसिटी से आती है। चलिए फिर अब उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मिस होता है। हम कहते हैं, हमारी मीडिया कहती है कि 99% फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। ये बात तो सच है, मगर कितना मैन्युफैक्चर एक्चुअली इंडिया में होता है ये बात चेक करने लायक है। इंडिया आज के टाइम पे क्या करता है? असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी चेक्स। इंडिया की चिप्स की रिक्वायरमेंट ताइवान और साउथ कोरिया से पूरी होती है। डिस्प्लेस हमारे आते हैं चाइना और जापान से है। कैमरा सेंसर्स, आईसी सर्किट, सब कुछ तो हम इंपोर्ट करते हैं। जैसा हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया, हम ग्लोबली $38 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और हम चाइना से उल्टा 36 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं पार्ट्स में। अगर आप इसकी नेट वैल्यू एडिशन इंडिया के जीडीपी में देखें तो बिल्कुल मिनिमल है। इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी। हम पार्ट्स मंगाते हैं, असेंबल करते हैं और बाहर बेच देते हैं। असली मैन्युफैक्चरिंग होती है डिस्प्ले डिजाइन करना, कंपोनेंट डिजाइन करना और उनको मैन्युफैक्चर करना,
जो कि अभी इंडिया नहीं कर रही है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप इंडिया के R&D पे स्पेंड चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 1% से नीचे होता है। और यही अगर आप चाइना, ताइवान जैसी कंट्रीज का चेक करेंगे तो वो उनकी GDP 3 to 4% है। इंडियन कंपनीज आज भी चीप लेबर पे खेल रही है, ना कि R&D के ऊपर। और असली पैसा ओनरशिप से बनेगा, पेटेंट से बनेगा, ना कि आपको माल असेंबल करने से बनेगा। सोचिए अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और आप सारे इंग्रेडिएंट, सारा फूड बाहर से मंगा के बस प्लेट पे सजा के कस्टमर को दे रहे हैं, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? टेक्निकली हाँ, और अगर आप ये एक्चुअल में देखेंगे तो फंडामेंटली बहुत वीक बिजनेस है। और मेरे हिसाब से यही है हकीकत मेक इन इंडिया की। हम असेंबली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ना कि डीप मैन्युफैक्चरिंग। तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेक इन इंडिया के साथ? प्रॉमिस ये था कि हम दुनिया की फैक्ट्री बनेंगे, और हकीकत हम दुनिया का असेंबली प्लांट बन के रह गए। और मेरे हिसाब से दोनों एक चीज नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज में वैल्यू क्रिएट होती है और असेंबली में वैल्यू ट्रांसफर होती है। और जब तक हम अपनी बुनियादी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, जैसे जमीन, लॉजिस्टिक, रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी, तब तक मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम सिर्फ उसको सब्सिडाइज करते रह जाएंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे। मेक इन इंडिया इसलिए फेल नहीं हुआ कि आइडिया गलत था, आइडिया तो बहुत अच्छा था, बट ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि हम उसके पीछे की मेहनत नहीं करना चाहते थे, हम सीधा रिजल्ट चाहते थे। बिजनेस सिर्फ स्प्रेडशीट में नहीं होता, जिंदगी में भी होता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। और ऐसा ही एक नजरिया मैंने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर शेयर किया, ये वीडियो आपको यही कहीं पे दिख जाएगा। इस वीडियो को भी जाके देखिए, अपने राय बताइए, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते, ऐसा ही कोई एक नया नजरिया लेके।